हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विषय में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं वहाँ से क्या क्या पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, उनके विषय में हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग ये भी पढ़े थे कि वह पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, और आपको ये भी बताए थे कि इससे सवाल किस तरह से पूछेगा। 3-4 तरह से सवाल पूछता है और सभी का आप लोग जवाब भी दिए थे, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब कमेंट करते हैं आप लोग। तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विशेषता क्या है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो समाज था वह कैसा समाज था, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के भवन में रहा करते थे, क्या घर में रहते थे, क्या गुफा में रहते थे, क्या वे सब शहर में रहता था, क्या गांव में रहता था सब लोग, तो क्या इसका विशेषता था। तो क्या भवन में रहते थे तो क्या 1 मंजिला कि 2 मंजिला, क्या ईंट का बना हुआ भवन था कि पत्थर का बना हुआ था कि लकड़ी का बना हुआ था, यही सब विशेषता हम लोग जानेंगे। क्या शहर को सब बढ़िया से बनाता था, क्या वे लोग पानी जल निकासी प्रणाली बढ़िया से जानता था, कुआं के विषय में जानता था, क्या स्विमिंग पूल जानता था, क्या महाविद्यालय कॉलेज ये सब के विषय में वो सब जानता था। तो आज हम लोग यही सब विशेषता के विषय में पढ़ेंगे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विशेषता क्या क्या है, वहाँ के समाज का विशेषता क्या है, राजनीति व्यवस्था उस समय कैसा था, किस तरह से शासन व्यवस्था चलता था, आर्थिक व्यवस्था क्या था उस समय, धार्मिक व्यवस्था क्या था उस समय, यही धर्म के विशेषता, आर्थिक जीवन का विशेषता, यही सब पढ़ना हम लोग के। तो इसमें आपको 2 पार्ट आपको बनाएंगे, जिसमें हम लोग आज इस वीडियो में पहले आपको पढ़ना है नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक नगर योजना पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, भवन निर्माण की विशेषता पढ़ेंगे, और एक और टॉपिक पढ़ लेंगे हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन। तो ये 3 टॉपिक हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आप लोग पहले ये सब नहीं पढ़े होंगे तो चिंता मत कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे है नगर योजना, अगर आप अपने शहर को अभी देखें या अपने गांव को देखें तो आप देखे होंगे कि लोग कहीं कहीं ऐसा गांव होता है कि जो बहुत दूर में फैला हुआ होता है, लेकिन कोई कोई ऐसा गांव होता है कि एक सड़क जाता है और उसके अगल बगल ढेर सारा घर बन जाता है, गांव बन जाता है। तो गांव कई तरीके से बसता है कि नहीं बसता आज के ज़माने में। उसी प्रकार से उस समय शहर किस तरीके से बसाया जाता था, शहर में लोग कैसे रहते थे, शहर में घर का दरवाज़ा किस तरीके से खुलता था, किधर खुलता था, यही सब विशेषता आपको नगर के विषय में पढ़ना है कि नगर में क्या क्या सुविधा लोगों को दिया जाता था। तो ये सब जो विशेषता पढ़ेंगे यही कहलाएगा नगर योजना या नगर की विशेषताएं। तो पहला टॉपिक आपको है, सबसे पहला पॉइंट जो है कि हड़प्पा सभ्यता जो अपने विशेषता के लिए जाना जाता है, वह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसका नगर योजना। अपने समकालीन सभी सभ्यताओं में नगर योजना और जल निकासी प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो विशेषता है नगर योजना, यह सबसे इसका महत्वपूर्ण विशेषता है। अब कैसे, तो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर होता था मेनली 2 भाग में बटा हुआ था। मुख्यतः कितना भाग में बटा हुआ रहता था, 2 भाग में। मान लीजिए हड़प्पा, तो हड़प्पा भी आपको कै भाग में बटा हुआ मिलेगा, 2 भाग में। एक भाग ऐसा जो आपको अमीर लोगों का था और एक भाग ऐसा जो आपको गरीब लोगों का था। जहाँ पे अमीर लोग रहा करते थे उसको ये सब चारों तरफ से 4 दीवारी या इसको दुर्ग बोलते हैं, बाउंड्री जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, बाउंड्री से घेर दिया जाता था जहाँ पे अमीर वर्ग के लोग रहते थे। तो कुछ शहर ऐसे हैं जो 2 भाग में नहीं भी बटे हुए हैं, या कुछ शहर ऐसे हैं जो 3 भाग में बटे हुए हैं, या कुछ शहर ऐसे हैं जो 2 भाग में हैं, दोनों भाग बाउंड्री से घिरा हुआ है, या दोनों भाग उसका बाउंड्री से नहीं घिरा हुआ है, या एक भाग बाउंड्री से घिरा है और एक भाग ऐसे ही है। तो यही सब विशेषता आपको पढ़ना है नगर के बारे में कि नगर योजना यहाँ पे कैसा था, नगर का विशेषता क्या क्या था। तो पहला यही चीज़ है कि यहाँ का नगर मुख्यतः कितना भाग में बटा हुआ रहता था, तो 2 भाग, जिसमें एक भाग दुर्गीकृत और एक भाग अनावृत, यानी कि एक भाग बाउंड्री के अंदर होता था और एक भाग बाउंड्री के अंदर नहीं होता था। अमीर लोग, राजा लोग अपने सुरक्षा के लिए बाउंड्री बनवा लेता था, लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग रहते थे जिस इलाका में, उसको दुर्गीकृत नहीं किया जाता था। और ये आपको उदाहरण मिलेगा हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, यहाँ पे कालीबंगा में, 3 जगह पे आपको मिलेगा। अब देखिए दोनों खंडों का दुर्गीकरण, कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे शहर 2 भाग में बटा हुआ है
और दोनों भाग बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो कुछ जगह एक ही है, आपको दोनों खंड का दुर्गीकरण कहाँ किया गया है, तो कालीबंगा में। कालीबंगा भी 2 भाग में बटा हुआ है, 2 भाग में, और कालीबंगा का दोनों भाग किससे घिरा हुआ है, तो बाउंड्री से, दुर्ग से। तो आपको सवाल यही सब पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सभी स्थल 2 भाग में बटा हुआ है, और एक भाग दुर्गीकृत और एक भाग अनावृत यानी कि बिना दुर्ग का है। लेकिन ऐसा कौन सा स्थल है जिसका दोनों भाग दुर्गीकृत है, तो आपको कालीबंगा। एक ऐसा स्थल बताइए जिसका दोनों में से कोई भाग दुर्गीकृत नहीं है, तो चान्हुदड़ो। आपको कमेंट में बताना है कि कालीबंगा और चान्हुदड़ो कहाँ है। चान्हुदड़ो हम पीछे वीडियो में पढ़ाए हैं, कालीबंगा भी पढ़ाए हैं। आपको यह भी बताना है कि जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। कई बार सवाल पूछा गया है परीक्षा में। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि दोनों खंडों का दुर्गीकरण कहाँ मिलता है, कालीबंगा से मिलता है। दोनों खंड दुर्ग रहित, दुर्ग रहित मतलब बाउंड्री नहीं है, तो दुर्ग रहित कहाँ से मिलता है, चान्हुदड़ो से मिलता है। अभी हम बताएं कि जो भी शहर है कितना भाग में, 2 भाग में। जैसे हड़प्पा भी 2 भाग में, मोहनजोदड़ो भी 2 भाग में। हड़प्पा का एक भाग दुर्ग से घिरा, एक भाग दुर्ग से घिरा नहीं है। मोहनजोदड़ो का एक भाग दुर्ग से घिरा, दूसरा नहीं है। लेकिन चान्हुदड़ो जो है, चान्हुदड़ो का दोनों भाग दुर्ग से घिरा नहीं है। लेकिन कालीबंगा जो है उसका दोनों भाग दुर्ग से घिरा हुआ है। यानी कि प्रत्येक शहर कितना भाग में बटा हुआ रहता था, 2 भाग में। लेकिन एकमात्र उदाहरण आपको लोथल ऐसा है जो 2 भाग में बटा हुआ नहीं है, एक ही भाग में पूरा शहर स्थित है, और वह है लोथल। और लोथल आपको कहाँ है, तो ये तीनों कमेंट में बताइएगा। स्थल के नाम जितना आएगा वो कमेंट में बताइएगा कि लोथल कहाँ है, किस राज्य में है, कालीबंगा किस राज्य में है, और चान्हुदड़ो किस राज्य में है, किस देश में है। तो लोथल जो है, लोथल इस यहाँ पे एकल विभाजन मिलता है। क्या मिलता है, एकल विभाजन। एकल विभाजन का मतलब यहाँ पे पूरा शहर एक ही भाग में था। यहाँ पे 2 भाग में शहर बटा हुआ लोथल नहीं था, यहाँ 3 भाग में बटा हुआ नहीं था। यहाँ मात्र लोथल कितने भाग में था, 1 भाग में। यानी कि सब 2 खंड में बटा हुआ मिला है, 2 भाग में। लेकिन एकमात्र आपको लोथल कितना भाग में है, तो 1 भाग में है। तो लोथल में कैसा विभाजन मिलता है, तो एकल विभाजन मिलता है। एक आपको धौलावीरा भी पढ़ाए हैं। धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर है जो न तो 1 भाग में बटा हुआ है, न 2 भाग में, यह बटा हुआ है 3 भाग में। कितने भाग में, 3 भाग में। 2 भाग तो है, 1 भाग इसका बीच में भी बनाया गया है। तो बताइए कितना हो गया, तो 3 भाग हो गया। तो सवाल इस तरीके से पूछता है कि 3 भाग में बटा हुआ हड़प्पाई स्थल कौन सा है, तो धौलावीरा है। या इस तरीके से पूछा जाता है कि मध्य स्तरीय विभाजन कहाँ मिलता है, तो धौलावीरा। मध्य स्तरीय विभाजन का मतलब यानी कि किनारे किनारे 2 है और एक मध्य भाग में है शहर का टुकड़ा, इसी को बोला जाता है मध्य स्तरीय। तो मध्य स्तरीय विभाजन आपको किस शहर में है, तो धौलावीरा में है। दोनों खंड दुर्गीकृत कहाँ है, तो कालीबंगा में है। दोनों खंड दुर्ग रहित कहाँ है, तो चान्हुदड़ो में है। तो ये सब आपको अपवाद में आएगा और यही सब ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। मध्य स्तरीय विभाजन कहाँ होगा, धौलावीरा होगा। तो बताइए ये सब नगर का विशेषता है कि नहीं है, तो इसी को बोलेंगे नगर योजना या नगर योजना की विशेषता। तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि जितना भी नगर होता है सब ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति पर आधारित होता था। हड़प्पा सभ्यता का जितना भी स्थल है सब किस पद्धति पर, ग्रिड या जाल पद्धति पर। आज देखिएगा लोग ज़मीन खरीदता है, जैसे तैसे अपने ज़मीन में घर बना लेता है। लेकिन उस समय हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे उनका एक जाल के टाइप पे उनका विस्तार किया जाता था, उनका निर्माण किया जाता था। कैसे, जैसे मान लीजिए ये पूरा यहाँ पे एक शहर है, इसमें अगर एक यहाँ पे घर बनेगा तो इसी के सीधे में, इसी के लाइन में ऐसे आपको घर ऐसे मिलेगा और सीधा ऐसे आपको रोड मिलेगा, यहाँ से सीधा ऐसे गली मिलेगा, सीधा गली मिलेगा। यानी कि कोई इसके बाहर नहीं बना सकता है, कोई इसके अंदर नहीं बना सकता है। बनाना है तो एक निश्चित जगह में ही बनाना है, यानी कि जाल जैसा। तो जितना भी नगर मिला है उसका यही विशेषता है कि सबका विशेषता है कि किस पद्धति पर आधारित है, तो जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति। जितने भी सड़क हैं एक दूसरे को समकोण पर काटता है, कहीं भी सड़क टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिला है। एक अपवाद है भी, तो अपवाद आपको बताना है। पिछले क्लास में आपको पढ़ाए हैं कि कहाँ से सीधी सड़कें नहीं प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है। तो यहाँ के जो नगर हैं किस पद्धति पर आधारित होते थे, तो जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति। यानी कि पूरा शहर व्यवस्थित तरीके से होता था। ऐसा नहीं कि एक घर 2 फीट आगे बना है तो एक घर 2 फीट पीछे बनेगा। उस समय जितना भी घर होता था सबका दीवार एक लाइन से,
कोई न तो आगे होगा न पीछे होगा। सभी का एक आकार होता था, निश्चित आकार होता था सभी घर का। सभी का औसतन लंबाई चौड़ाई सबका 30 फीट होता है। सभी में लगभग 4 से 5 कमरा होता है। तो ये सब हम लोग भवन निर्माण की विशेषता में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे नगर के विशेषता में पढ़ना है कि जितना भी नगर बसता था किस पद्धति पर बसता था, तो ग्रिड या जाल पद्धति पर। जितना भी हम लोग को नगर मिला यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में, तो 3-4 विशेषता बताए। अगला विशेषता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की जो नगर योजना है तीनों का समान है। किस किस का बराबर है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा तीनों का जो नगर योजना है, यानी कि तीनों का जो बनावट है एक जैसा है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लेकिन, परंतु कालीबंगा में क्या है, जल निकासी का अभाव है, जल निकासी व्यवस्था नहीं है। और मकान किससे बना हुआ है, तो कच्ची ईंट से। आप जानकर हैरान हो जाइएगा कि आज से 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्का ईंट का प्रयोग करके घर बनाया करता था। आज हम लोग जो नाली बनाते हैं वो फूट जाता है, ढह जाता है, उसमें कचरा जमा हो जाता है, निकालने में परेशानी होता है। लेकिन उस समय के व्यक्ति इतना दिमाग वाला था कि नाली में एक ऐसा व्यवस्था करता था जिससे उसमें कचरा भरता ही नहीं था। तो क्या करता था सब नाली में, तो एक तो इसका उपाय था कि नाली को ढक देता था। ये सब ढका हुआ नाली यहाँ से प्राप्त हुआ है। जितना भी शहर मिला वहाँ पे, या खास करके मोहनजोदड़ो में घूमने जाइएगा तो आपको अभी भी वह नाली आपको मिलेगा जिसके ऊपर ढक्कन बनाया हुआ है, पूरा नाली को ही ढक दिया गया है। और मान लीजिए यह नाली ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ऐसा नाली जा रहा है, तो इसमें हो सकता है बीच में कचरा बहे, तो कचरा को एक जगह इकट्ठा करने के नाली को कहीं कहीं गड्ढा कर दिया जाता था और फिर आगे ले जाया जाता था। तो गड्ढा में जाकर कचरा गिर जाएगा और पानी ऊपर ऊपर बह जाएगा। और यहाँ पे इसके ऊपर ढक्कन रहता था, इसी को कहा जाता है मेन होल। तो इसी को क्या कहते हैं, मेन होल कहा जाता है। तो सड़क के किनारे नाली, मेन होल और ढका हुआ नाली, यह सब कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा के नगरों से। यानी कि ये सब ऐसा नाली बनाता था जिसमें पानी और कचरा दोनों जा रहा है, तो कचरा नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर ऊपर चला जाएगा और यहाँ से फिर कचरा को निकाल कर फेंक दिया जाएगा। तो इस तरीके से वो सब दिमाग लगाकर नाली बनाया था, नाली के ऊपर ढक्कन बनाया था, मेन होल बनाया था। तो बताइए उस समय के लोग कितना विकसित होगा, घर कितना अच्छा से बनाएगा, कितना अच्छा से घर बनाया है, यह आपको देखना है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यानी कि जितना भी स्थल है मेन वहाँ पे शहर वाला स्थल में घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर घूमने जा नहीं सकते हैं तो किसी ब्लॉगर का वीडियो देखिए, इतना अच्छा से मकान उस समय बनाया हुआ रहता था कि हम लोग उनको देखकर शर्म आ जाएगा हम लोग को, कि हम लोग आज ऐसे बनाते हैं जैसे तैसे। कोई 2 फीट आगे जाकर बना लेता है, कोई 2 फीट पीछे रहता है, कोई मकान बढ़िया से नहीं बनता है। लेकिन उस समय के लोग एक सीध में बनाया करते थे। तो यहाँ का यह विशेषता है नगर का कि नगर में सड़क के किनारे क्या होता था, नाली, नाली में क्या होता था, मेन होल, और नाली के ऊपर क्या होता था, तो ढक्कन होता था। तो ये सब जल निकासी का ही ये सब विशेषता न है। तो शहर में जल निकासी व्यवस्था अच्छा था उस समय, तो बहुत अच्छा था। लेकिन कहाँ इसका व्यवस्था अच्छा नहीं मिलता है, तो कालीबंगा, कालीबंगा में जल निकासी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ मकान भी किस चीज़ का है, कच्चा ईंट का है। जितना भी हड़प्पा सभ्यता का स्थल प्राप्त हुआ है वहाँ पक्का ईंट से घर बना हुआ मिला है। हम लोग जो पक्का ईंट से घर बनाते हैं, उस समय के लोग आज से 5000 साल पहले पक्का ईंट से घर बनाया करता था। लेकिन एकमात्र आपको जगह मिलेगा कालीबंगा जहाँ पे कच्चा ईंट से घर बनाया हुआ मिलेगा। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तीनों का बनावट तो एक जैसा है शहर का, लेकिन 2 अंतर है। कालीबंगा में जल निकासी व्यवस्था अच्छा नहीं है और कालीबंगा का जो मकान है कच्चा ईंट से बना हुआ है। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का घर जो है पक्का ईंट से बना हुआ है। तो यह आपको नगर का विशेषता है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा का। अभी आपको बताएं कि यहाँ सड़क के किनारे नाली होता था, यानी कि सड़क भी होता था। तो हाँ, और सड़क किसका होता था, तो कच्ची ईंट का। सड़क किस चीज़ का होता था, कच्ची ईंट का होता था, कच्ची सड़क होता था। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है, तब मोहनजोदड़ो की सड़कें, मोहनजोदड़ो की जो सड़कें हैं वह पक्की सड़क है। पूरे हड़प्पा सभ्यता में 2800 स्थल के में से एकमात्र आपको मोहनजोदड़ो ऐसा है जहाँ पे सड़क आपको कैसा मिला है, तो पक्का। लेकिन बाकी आपको जो स्थल है वहाँ पे सड़क कैसा मिला है, तो कच्चा। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता के
जो सड़क होते थे किस प्रकार के होते थे, तो कच्चा। लेकिन अपवाद इसका क्या है, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में कैसा सड़क प्राप्त हुआ है, तो आपको पक्का सड़क प्राप्त हुआ है। तो आपको ये हो गया आपको नगर का विशेषता, नगर योजना का विशेषता। एक यहाँ पे ये तो आपको बता ही दिए कि जल निकासी का अभाव कहाँ है, तो कालीबंगा। एक जगह और इसका अभाव है, तो बनावली। कालीबंगा और बनावली ऐसा 2 जगह है हड़प्पा सभ्यता का जहाँ पे जल निकासी व्यवस्था यानी कि जल के निकलने का व्यवस्था माने नाली का व्यवस्था बढ़िया नहीं है। तो जल निकासी व्यवस्था बढ़िया कहाँ कहाँ नहीं है, तो कालीबंगा और बनावली। कालीबंगा और बनावली में जल निकासी व्यवस्था बढ़िया नहीं है। तो ये आपको हो गया नगर योजना का विशेषता कि किस प्रकार से नगर बनाया जाता था। तो नगर 2 भाग में बटा हुआ होता था, मेनली मुख्यतः 2 भाग में। एक भाग दुर्गीकृत होता था, एक भाग दुर्गीकृत नहीं होता था। लेकिन अपवाद पर ज़्यादा सवाल पूछता है कि सब तो ऐसे होता था, एक भाग दुर्ग से घिरा, एक भाग दुर्ग से न घिरा। लेकिन कौन ऐसा स्थल है जो दोनों भाग दुर्ग से घिरा है, तो कालीबंगा। कौन ऐसा स्थल है जो दोनों भाग दुर्ग से घिरा हुआ नहीं है, तो चान्होदड़ो। कौन ऐसा शहर है जो एक ही भाग में है, तो लोथल। कौन ऐसा स्थल है जो आपको 3 भाग में बटा हुआ है यानी कि मध्य स्तरीय विभाजन है, तो धौलावीरा। तो यही सब आपको अपवाद भी याद करना है। कौन ऐसा स्थल है जहाँ पर जल निकासी व्यवस्था अच्छा नहीं है, जबकि हड़प्पा सभ्यता जल निकासी व्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो जल निकासी व्यवस्था कहाँ कहाँ अच्छा नहीं है, तो कालीबंगा और बनावली में। तो इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना से सवाल छूटने वाला नहीं है। अगला आपको विशेषता पढ़ना है भवन निर्माण की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता में भवन किस प्रकार से बनाए जाते थे। अभी बताए कि उस समय के लोग भवन में रहा करते थे और किस प्रकार के, पक्का ईंट से बना हुआ भवन। पक्का ईंट से सब घर बनाता था। यहाँ तक कि 1 मंजिला नहीं 2 मंजिला और 3 मंजिला भवन का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। अगर आप मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में घूमने जाइएगा तो अभी भी आपको 2 तल्ला मकान वहाँ पे मिलेगा। तो भवन निर्माण की विशेषता में यही पढ़ना है कि यहाँ छोटा इमारत तो मिला ही है, छोटा छोटा घर तो मिला ही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ बड़ी इमारतें भी प्राप्त हुई हैं। बड़ी इमारत में जैसे क्या क्या मिला है, तो पिछले वीडियो में ही आपको पढ़ाए हैं। महास्नानागार, बड़ा स्विमिंग पूल कहाँ से मिला है, आपको कमेंट में बताना है कहाँ से मिला है। अन्नागार, विशाल अन्नागार, ये कहाँ से मिला है, ये भी बताना है आपको। महाविद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालय आपको मोहनजोदड़ो से मिला है, यह आपको नहीं बताए थे, शायद भूल गए होंगे। तो यहाँ आपको भवन निर्माण की विशेषता में बता दे रहे हैं। आपको महाविद्यालय कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय उसे क्यों कहा गया, तो आगे आपको बताएंगे महाविद्यालय इसे क्यों कहा गया। तो यहाँ छोटा इमारत तो मिला ही है, लेकिन बड़ा इमारत भी कुछ मिला है, जिसका यहाँ पे कुछ उदाहरण है, जैसे महास्नानागार, अन्नागार और महाविद्यालय। अगला है मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वह अन्नागार ही है। अभी बताया कि आपको अन्नागार पीछे पढ़ाए हैं और मोहनजोदड़ो में आपको अन्नागार पढ़ाए हैं, विशाल अन्नागार। तो अन्नागार सबसे बड़ा इमारत किस जगह का है, तो मोहनजोदड़ो का। कितना बड़ा, तो यह 45 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है, तो 45 मीटर। कितना मीटर चौड़ा है, तो 15 मीटर। 45 मीटर लंबा इमारत अभी प्राप्त होना 5000 साल पहले 45 मीटर ऊंचा कोई इमारत बना दे रहा है, कोई आम बात तो है नहीं। यानी कि बहुत ज़्यादा विकसित दिमाग था उस समय मनुष्य के पास, जितना हम लोग के पास है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत कौन सा है, तो अन्नागार है। और वो 45 मीटर ऊंचा जो इमारत है उसका यूज क्या होता था, तो अन्न रखने के लिए, अनाज रखने के लिए। और कितना मीटर ऊंचा था, तो 45। कितना मीटर चौड़ा था, तो 15। अगला है भवन का जो फर्श होता था, जो नीचे वाला जो फर्श होता था वह कच्चा ईंट का होता था। किसका होता था, कच्चा ईंट का। लेकिन एकमात्र आपको कालीबंगा ऐसा है स्थल जहाँ पे फर्श किस चीज़ का है, तो पक्का ईंट का है। तो बताइए हर एक जगह पर हड़प्पा सभ्यता में भवन का जो फर्श है किस चीज़ का बना हुआ है, कच्चा ईंट का बना हुआ है। लेकिन एकमात्र अपवाद कौन है, तो कालीबंगा है। कालीबंगा का जो फर्श है किस चीज़ का बना हुआ मिला है, तो पक्का ईंट का। यह अपवाद हुआ। यहाँ जो भवन है, भवन का औसत आकार 30 फीट होता था। औसत आकार कितना, 30 फीट। 30 फीट से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है घर, लेकिन बनाना है तो औसतन आकार कितना, 30 फीट ही। किसी को ना तो बड़ा और ना किसी को छोटा बनाना है। औसतन आकार कितना होना चाहिए, 30 फीट। और जो यहाँ पर मकान बनाने में जो ईंट होता था उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो है
4:2:1 हुआ करता था। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना हुआ करता था? तो 4:2:1, 4:2:1 हुआ करता था यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता में ईंट का जो प्रयोग किया जाता था। अगला है, अभी आपको बताया कि जितने भी स्थल है वहाँ पे सब जगह ईंट का मकान मिला है, लेकिन 2 स्थल आपको ऐसा है जहाँ पे पत्थर का मकान मिला है। तो 2 कौन कौन है? तो एक आपको है धौलावीरा और एक आपको है सुरकोटदा। धौलावीरा और सुरकोटदा 2 ऐसे हड़प्पाई स्थल है जहाँ पे आपको पत्थर के बने घर मिले हैं। मकान किस चीज़ के बने मिले हैं? तो पत्थर के। अगला आपको है कि प्रत्येक घर जो यहाँ था, प्रत्येक घर 4 से 5 कमरे का हुआ करता था और 4 से 5 कमरा में एक आपको आंगन जरूर होता था, एक आपको रसोई घर जरूर होता था और एक आपको स्नानागार। यानी कि प्रत्येक घर में कितना चीज़ कॉमन होता था? तो 3 चीज़। क्या क्या? तो एक रसोई, एक आंगन और एक स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी घर हैं, प्रत्येक घर में क्या चीज़ कॉमन होता था? तो 3 चीज़। क्या क्या? रसोई, एक आंगन और एक स्नानागार। तो आपको ये 3 चीज़ कॉमन होता था हड़प्पा सभ्यता के जितने भी घर होते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मकानों में स्तंभ कम प्राप्त हुए हैं। स्तंभ मतलब पिलर। ज़्यादातर दीवार पर ही घर बन जाता था, पिलर नहीं बनाता था ये सब। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पिलर मिला है लेकिन बहुत कम मिला है, और मिला भी है तो चौकोर पिलर मिला है, यानी कि आयताकार या वर्गाकार। गोल जो होता है, गोल पिलर, गोलाकार पिलर यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पिलर जो है, स्तंभ जो है, किस प्रकार का प्राप्त हुआ है? तो वर्गाकार और आयताकार। किस प्रकार का स्तंभ यहाँ से नहीं मिला है? तो गोलाकार। क्या हड़प्पा सभ्यता में गोलाकार स्तंभ यानी कि गोलाकार पिलर जो है मिला है? तो नहीं मिला है। तो किस प्रकार का पिलर मिला है? तो आयताकार या वर्गाकार पिलर मिला है। घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलते थे। हम लोग के अगर हाईवे पे घर हो जाए, हाईवे पे ज़मीन में अगर कोई घर बना रहा है तो डायरेक्ट अपना मेन गेट हाईवे पे खोलता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग मेन रोड पर कभी गेट नहीं खोलते थे। जितना भी मकान मिला है उसका जो मेन गेट है, मेन सड़क पर ना खुल के गली में उसका गेट है। यानी कि यह वहाँ के सोच को दर्शाता है कि कितना अच्छा सोच था ट्रैफिक को लेकर, कि अगर हम मेन सड़क पर खोल देंगे तो दुर्घटना भी हो सकता है, ट्रैफिक जाम भी हो सकता है, इसलिए इसको गली में रास्ता दे दिया जाता था आने जाने का। घर का रास्ता, दरवाज़ा गली में खुलता था, पीछे की ओर खुलता था, आगे मेन सड़क की ओर ना खुल के। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग इतने विकसित थे, इतने अच्छा सोच रखते थे कि मेन सड़क पर दरवाज़ा न खोलकर पीछे की ओर दरवाज़ा ये सब घर का बनाते थे। सामान्यतः एक मकान में कितना कमरा होता था? 4 से 5 कमरा, जिसमें क्या क्या कॉमन होता था? तो एक रसोई, एक आंगन और एक स्नानागार। लेकिन कहीं कहीं 30 कमरा वाला एक मकान मिला है, कहीं कहीं क्या मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में 30 कमरा का एक मकान मिला है। इसी को कहा गया है महाविद्यालय, कॉलेज। अपना अपना मत देते हैं, जितने भी महापुरुष होते हैं, जितने विद्वान होते हैं, इतिहासकार होते हैं, अपना अपना मत देते हैं। तो ज़्यादातर विद्वान का जो मत है कि 30 कमरा वाला जो आपको इमारत है, यह क्या था? महाविद्यालय था, तो कॉलेज था। महाविद्यालय यानी कि कॉलेज। तो कोई सवाल पूछे कि कॉलेज हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से, यानी कॉलेज यानी कि महाविद्यालय। तो ये आपको हो गया नगर योजना का विशेषता और ये आपको हो गया भवन निर्माण की विशेषता। तो 2 विशेषता आप पढ़ लिए हैं। अगला हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में क्या पढ़ना होगा आपको कि यहाँ के लोग, जैसे हम लोग अभी भारत में हैं, तो भारत के लोग अभी लोकतंत्र में जी रहा है, लेकिन यही अगर उत्तर कोरिया आपको क्या होगा? तो तानाशाह तंत्र में जी रहा है। वहाँ के लोगों को हम लोग जितना छूट नहीं मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के तंत्र में रहा करते थे, किस प्रकार के राजनीति में सबका जीवन बीतता था, यही हमको जानना है कि इसका राजनीतिक जीवन कैसा था। तो राजनीतिक जीवन कहीं लिखा उखा तो मिला नहीं है, लिखा भी है तो हम लोग पढ़ नहीं पाए अभी तक। किसी का उतना क्षमता नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ ले, कोई नहीं अभी तक पढ़ पाया है। तो यही चीज़ पढ़ना हम लोग के राजनीतिक जीवन में कि क्या उस समय शासन व्यवस्था था, किस प्रकार का शासन व्यवस्था था। नगर योजना और भवन निर्माण की विशेषता के बाद अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं राजनीतिक जीवन के विषय में कि यहाँ पे किस प्रकार से व्यक्ति यहाँ पे राजनीतिक जीवन जीता था। जैसे हम लोग अभी भारत के विषय में बात करें तो भारत में एक संविधान है, संविधान के अनुसार यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है और लोकतंत्र ही हम लोग का शासन व्यवस्था यहाँ पे है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यहाँ पे है, लोकतंत्र के अनुसार हम लोग जीते हैं।
लेकिन क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग भी लोकतांत्रिक थे? अगर लोकतांत्रिक नहीं थे तो क्या राजतांत्रिक थे? तो क्या राजतांत्रिक नहीं थे, लोकतांत्रिक नहीं थे तो किस प्रकार के थे? तो यही हम लोग को जानना है। तो राजनीतिक जीवन के विषय में बहुत सारे विद्वानों के आपसी मत नहीं मिलता है, और कहीं लिपि में ऐसा लिखा हुआ हम लोग पढ़ भी नहीं पाए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस प्रकार के शासन व्यवस्था का प्रयोग करते थे। कहीं मिला नहीं है लिखा हुआ। तो बहुत सारे विद्वानों में विभेद है, मत विभेद है। तो कुछ विद्वान अपना अपना सम्मत देते हैं। तो कभी आपको विद्वान का मत पूछ लिया जाता है, या आपको मत दे दिया जाएगा और विद्वान का नाम पूछा जाएगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में किसने बताया है, या व्हीलर ने क्या बताया, रूबेन ने क्या बताया, अर्नेस्ट मैके ने हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक विषय के विषय में क्या कहा है। तो यही सब आपको जानना है। तो पहला पॉइंट तो आप जानिए कि एक व्यक्ति हैं एल बसम और एक हैं पिगॉट। ये दो व्यक्ति का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो शासन व्यवस्था था वह पुरोहित वर्ग के हाथ में था। किसके हाथ में था? पुरोहित वर्ग के हाथ में था। यानी कि पूरा हड़प्पा सभ्यता जो इतना साल तक चला, इतना बढ़िया से जो व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में चल रहा है, कोई ना कोई तो उसको संभाल रहा होगा जरूर। तो कौन संभाल रहा होगा? तो इन दोनों के अनुसार कौन? तो पुरोहित वर्ग। लेकिन इस मत को नकार दिया गया। सबका अपना अपना मत है, सबको ये मान्य है, लेकिन यहाँ पे सबको नकारा भी गया है अलग अलग कारण देकर। अगला है आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा का कहना है कि यह जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का पूरा कंट्रोल वणिक वर्ग का शासन यहाँ पे होता था। वणिक वर्ग के हाथों में इसका पूरा कंट्रोल था। वणिक वर्ग मतलब वैश्य वर्ग, वैश्य वर्ग मतलब व्यापारी वर्ग। व्यापारी को ही वणिक कहा जाता है, व्यापारी। तो व्यापारी वर्ग के हाथ में पूरा हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यवस्था था। यह कहनाम किसका है? यह कथन किन का है? तो आर.एस. शर्मा का है। अगले व्यक्ति हैं आपको हंटर। ये हंटर महोदय का कहना है कि यहाँ पे जनतांत्रिक पद्धति था, यानी कि लोगों का शासन था। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में लोगों का शासन था, यहाँ पे जनतांत्रिक पद्धति था। तो जनतांत्रिक पद्धति हड़प्पा सभ्यता में चलता था। यह कथन किसका है? तो हंटर का है। अर्नेस्ट मैके एक बहुत बड़े विद्वान हुए, इतिहासकार हुए। इनका कहना है कि यहाँ पे प्रतिनिधि शासन होता था। प्रतिनिधि शासन मतलब जनता एक अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि ही यहाँ पे शासन करता है। आप लोग मोहनजोदाड़ो फिल्म देखे होंगे ऋतिक रोशन का, उसमें यही प्रतिनिधि शासन वहाँ पे दिखाया गया है, जनता के द्वारा चुना जाता था। तो अर्नेस्ट मैके किस प्रकार का शासन बोला हड़प्पा सभ्यता में? तो आपको प्रतिनिधि शासन। जनतांत्रिक शासन किसने बोला? हंटर, यानी कि जनता का शासन। जनता प्रतिनिधि चुनकर शासन करवाएगी, यह किसने बोला? अर्नेस्ट मैके। यानी कि इन दोनों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में लोकतंत्र था। क्या था? लोकतंत्र था। यानी कि लोकतांत्रिक मत कौन दो को दिया है? तो एक हंटर और एक मैके। हंटर का कहना है जनतांत्रिक पद्धति और मैके का कहना है प्रतिनिधि शासन। दोनों का अंतिम उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र है। अगले हैं वाल्टर रूबेन एवं बीवी स्टर्ब। इन दोनों का मानना था कि इतना अच्छा से व्यवस्थित तरीके से कोई लोकतंत्र में नहीं चल सकता था। यहाँ पे गुलाम होगा, सब गुलामों से जबरदस्ती काम करवाया जाता होगा, गुलामों से उसको उत्पीड़ित किया जाता होगा, जबरदस्ती करने को मजबूर किया जाता होगा, सबको कंट्रोल किया जाता होगा। इसलिए इतना बढ़िया से व्यवस्था चला, तानाशाह तंत्र, गुलाम बनाकर। तो इन दोनों का, रूबेन और स्टर्ब का कहना है कि गुलामों पर आधारित यह शासन था हड़प्पा सभ्यता का। तो गुलामों पर आधारित शासन आपको हड़प्पा सभ्यता, यह किसने बोला? तो दो व्यक्ति ने, वाल्टर रूबेन एवं बीवी स्टर्ब ने। व्हीलर का कहना था कि मध्यम वर्गीय जनतंत्र यहाँ पर था, यानी कि मध्यम वर्ग का यहाँ पे लोकतंत्र था, सभी लोगों का नहीं, मध्यम वर्ग का। तो यह सभी विद्वान का अपना अपना मत है कि हड़प्पा सभ्यता के शासन व्यवस्था कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था। तो ये सभी मत देकर आपको पूछता, या मत देगा आपको, मत देने वाले का नाम पूछेगा, या पूछेगा व्हीलर के अनुसार कैसा यहाँ पे शासन व्यवस्था था, अर्नेस्ट मैके के अनुसार कैसा यहाँ पे शासन व्यवस्था था। तो यही सब आपको पूछा जाता है। तो हम लोग आज 3 पढ़ लिए। पहला नगर नियोजन पढ़े, नगर योजना पढ़े, भवन निर्माण पढ़े, और तीसरा हम लोग राजनीतिक जीवन पढ़े। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर न करना भूलिएगा। कम से कम मेहनत है तो आप थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, उद्योग धंधा व्यापार, यही सब पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।